जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप तमाम छात्रों का एवं छात्राओं का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, जिसके बारे में बताया गया था कि ये सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब का 2 लेक्चर मैं पहले ही दे चुका हूँ। दोनों लेक्चर आप देखेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। शुरू में बताया गया था कि वर्ब को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, और उसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे द यूसेज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग देखेंगे आप। तो प्राइमरी में क्या क्या बताए थे? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और टू डू। वर्ब टू बी मतलब कि बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड। और वर्ब टू डू मीन्स डू, डज, डिड। प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या आपको बताया गया था कि 11 टोटली होता है। तो वर्ब के सीरीज में आज हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, इसका प्रयोग खास करके हम लोग देखेंगे। ये झारखंड के मैट्रिक बोर्ड के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, और बिहार के जो इंटरमीडिएट काउंसिल के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान देंगे। बाद बाकी जो बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी ये सीरीज है। और बेसिक ग्रामर के बाद या फंडामेंटल ग्रामर के बाद जो कंपटीशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक प्राइमर का काम करेगा। प्राइमरी है तो प्राइमर का काम करेगा। प्राइमर मतलब किसी में आप पेंट करते हैं, कलर करते हैं, उसके पहले प्राइमर मारा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव का ये बेस माना जाएगा। इसलिए इसको पूरा मन से देखें, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछें, अगले वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा। हम बढ़ते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी को बी फॉर्म भी कहेंगे, इसमें इज, एम, आर और वाज, वर आता है। तो देखिए रूल 1 में लिखे हैं कि वर्ब टू बी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। जब वर्ब टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में किया जाएगा तो इनके बाद कोई नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन दोनों भी आ सकता है। इसलिए हमने 3 एग्जाम्पल इसमें दिया है। अब देखिए, इंडिया इज अ कंट्री। अब इंडिया इज अ कंट्री में यहां पे कंट्री क्या हो गया? तो नाउन हो गया। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब यहां पे सेकुलर क्या हो गया? तो एडजेक्टिव हो गया, चूंकि ये कंट्री की विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आर के बाद इंटेलिजेंट लग गया, एडजेक्टिव लग गया। तो इस प्रकार से हम लोग जब सिंपल में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, ही वॉज इनोसेंट, वाज के बाद हम लोग इनोसेंट लगा दिए तो एडजेक्टिव हो गया। अब वर्ब टू बी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए। पास्ट के साथ भी वही चीज है, फ्यूचर के साथ भी वही चीज है। तो यहां पे देखिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में बी फॉर्म के बाद मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या लगाना पड़ता है? तो वर्ब प्लस आईएनजी मतलब V4 का प्रयोग हमको करना पड़ता है। जैसे देखेंगे, आई एम लीडिंग दिस मूवमेंट। अब एम यहां पे बी फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या आ रहा है? तो V4 आ रहा है, मतलब लीडिंग यहां पे हो रहा है। दूसरा देखेंगे, शी वाज सपोर्टिंग मी। अब यहां पे वाज हो गया बी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आ रहा है? तो V4 आ रहा है, सपोर्टिंग आ रहा है। रूल 3 में हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस में बी फॉर्म के बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में पैसिव वॉइस के बाद हमेशा V3 का यूज होता है। जैसे इंग्लिश इज टॉट हियर, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब इज के बाद यहां पे आईएनजी नहीं लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है? तो V3 हो रहा है, टॉट हो रहा है, जो कि टीच का
V3 हो गया टॉट। ही वॉज बिटन ब्रूटली, उसे बर्बरता पूर्वक पीटा गया। तो यहाँ पे देखिए वाज के बाद क्या लग रहा है, तो V3 का यूज हो रहा है। यहाँ पे इज के बाद क्या लग रहा है, तो V3 का यूज हो रहा है। तो इज एम आर वाज वर्ग के बाद V3 लगे तो समझ जाइए वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में। हम लोग वॉइस भी पढ़ेंगे, उसमें एक्टिव पैसिव भर में डिटेल में हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे, उसको अच्छा से फिर देखेंगे हम लोग। और रूल 4 में आ जाइए, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस था, पास्ट कंटिन्यूस में बी फॉर्म के बाद बीइंग का प्रयोग किया था। बी फॉर्म मतलब इज एम आर वाज वर्ग के बाद आप क्या करेंगे, तो बीइंग का यूज करेंगे। और जैसे बीइंग का यूज होगा तो उसके बाद हम V3 का प्रयोग कर देते हैं, ध्यान रखेंगे V3 हो जाता है। जैसे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जा रही है, इस सड़क की मरम्मत की जा रही है। इज के बाद देखिए यहाँ पे बीइंग लग रहा है, जैसे बीइंग लगा तो V3 हो गया। बीइंग के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अ न्यू स्ट्रेटजी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, एक नई रणनीति तैयार की जा रही थी। अब यहाँ पे वाज लगा, इसके बाद बीइंग लगा, इसके बाद फिर V3 लग गया। अब रूल हम लोग 5 देखते हैं। रूल 5 में क्या बताया गया कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में तथा वाज वर्ग का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। मतलब इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब है हो, तो ये प्रेजेंट दिखाता है। वाज वर्ग मतलब था, थे, थी होता है, तो वाज वर्ग का प्रयोग हम लोग था मतलब पास्ट हो गया, है मतलब प्रेजेंट हो गया। तो दिस इज अ न्यू डिवाइस, यह एक नई युक्ति है या नया तरीका है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हो रहा है। उसके बाद देखिएगा दैट वाज रॉन्ग, वह गलत था। यहाँ पे वाज हो गया तो था हो गया, ये आप ध्यान में देंगे। रूल आप लोग 6 देखेंगे, 5 तक देखे थे हम लोग थर्ड लेक्चर में, रूल 6 देखेंगे। रूल 6 में देखिए क्या बताया जा रहा है, इज और वाज का प्रयोग आप सिंगुलर में करेंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और वाज और वर्ग का प्रयोग आप देखेंगे यहाँ पे इज और वाज दोनों सिंगुलर में है, लेकिन आर और वर जो हो जाएगा, आर एंड वर, इन दोनों का प्रयोग प्लूरल में करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी रहेगा उसके साथ हम लोग पास्ट में वाज का, प्रेजेंट में इज का, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट में आर का और पास्ट में वाज का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हो गया ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। ही सिंगुलर है इसलिए यहां पे इसके साथ वाज लग गया। अब दे यदि हो जाएगा तो दे एक से ज्यादा होता है, तो दे वर इनोसेंट, वे लोग निर्दोष थे। तो सिंगुलर प्लूरल नंबर हम लोग पढ़ा है, नंबर को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट किए थे। नंबर की विशेष जानकारी लिए, अब नंबर चैप्टर जो मेरा पढ़ाया गया है 2 लेक्चर में, उसको आप जरूर देखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं वर्ब टू हैव, मतलब हैव फॉर्म का प्रयोग। तो हैव फॉर्म में क्या क्या आ रहा है, हैज, हैव और हैड आ रहा है। अब देखिए हैव फॉर्म का प्रयोग पजेशन तथा रिलेशन, पजेशन मतलब अधिकार और रिलेशन मतलब संबंध का बोध कराने के किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो प्रेजेंट में और पास्ट में, ठीक है। अब देखिएगा तो जब पजेशन या रिलेशन का बोध करवाएगा हैव फॉर्म, इसके बाद एक नाउन जरूर आना है। एडजेक्टिव भी आ सकता है बीच में नाउन के पहले, लेकिन नाउन तो आना ही आना है। अब आई हैव अ कार या आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, आई हैव अ कार, कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। यदि इसके पहले हम जोड़ दिए एन एक्सपेंसिव मतलब महंगी, मेरे पास एक महंगी गाड़ी है, तो महंगी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो नाउन कार की विशेषता बता रहा है। शी हैज अ न्यू कार हाउस, न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसके बाद एक हाउस जरूर आया। अब शी हैज अ न्यू हम केवल नहीं कर सकते, एक नाउन आपको देना पड़ेगा, देना ही है। अब था थे इसमें हो जाएगा तो हैड कर देंगे। शी हैड अ न्यू हाउस, उसके पास एक नया घर था। अब ऐसे केवल पास ही नहीं हो, आई हैव अ कार, मुझे एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, या मैं एक गाड़ी रखता हूं। इस ढंग से 3 प्रकार के इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। शी हैज अ न्यू हाउस मतलब उसके पास एक नया घर है, उसे एक नया घर है, या वह एक नया घर रखती है। इस ढंग से हम लोग मीनिंग इसका होता है, करते हैं।
अब हैव फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट था पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हैव फॉर्म का यूज होगा तो ध्यान देंगे इनके बाद V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है। जैसे यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब यहां पे ब्रोकन क्या हो गया, V3 हो गया। ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब हैज के बाद यहां पे V3 हो गया, लॉस्ट हो गया, लूज लॉस्ट लॉस्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग जब पैसिव सेंटेंस में होगा उसके बाद बिन लग जाएगा। पैसिव फॉर्म में हैव फॉर्म के बाद क्या लग जाता है, बिन लग जाता है। और जब बिन लग जाएगा पैसिव फॉर्म उसके बाद क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो चूंकि एक्टिव में रहेगा, समझ रहे ना, उसके बाद यदि बिन लगता है फॉर्म के बाद तो V4 हम लोग ING का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, इस प्रोजेक्ट को योजना को पूरा किया जा चुका है या पूरा किया गया है। अब यहाँ पे हैज लगा फिर बिन लगा और V3 हो गया तो ये पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इस काम को लंबे समय से करता आ रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए हैव के बाद बिन लगा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, डूइंग हो रहा है, मतलब V4 का यूज किया जा रहा है तो ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे जब V3 हो गया बिन के बाद तो ये पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा। लोग देखेंगे रूल 10, रूल 9 तक हम लोगों ने देखा, हैव फॉर्म देख रहे थे हम लोग। तो रूल 10 में देखेंगे कि हैव फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में निम्नलिखित अर्थों को दिखाने के लिए, निम्नलिखित अर्थ का बोध करवाने के लिए किया जाता है। कौन कौन से अर्थ, तो हैव फॉर्म का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसका अर्थ टू गेट, टू रिसीव, टू ईट और टू ड्रिंक होता है, और भी होता है। अब गेट के फॉर्म में या हैव के फॉर्म में, मैंने ये रिसीव के फॉर्म में, रिसीव मतलब पाना, गेट मतलब भी पाना प्राप्त करना। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी, कोई आपके यहाँ गेस्ट जाए अभी खास करके ठंडे के दिनों में तो चाय से ज्यादा कॉफी प्रीफर करेंगे, तो उनको आप कहेंगे प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी, कृपया एक कप कॉफी पी लें या एक कप कॉफी पी लें। ठीक है, हैव मतलब यहाँ पे ड्रिंक हो गया, ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, टेक का भी यूज कर सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट बेसिकली इन मॉडर्न इंग्लिश इफ यू यूज हैव इट विल बी बेटर। यदि मॉडर्न इंग्लिश में करेंट ट्रेडिशन में जो फैशन चल रहा है हम लोग ड्रिंक के बदले हैव का यूज करते हैं तो ज़्यादा सेंटेंस अच्छा लगता है देखने में। अब दूसरा देखेंगे, सी हैज़ हैड हर मील, वह अपना खाना खा चुकी है, भोजन कर चुकी है। अब यहाँ पे हैड मतलब क्या हो गया, तो ईटन हो गया। अब यहाँ पे हैज और हैड लग गया कि एक साथ कैसे दे दिए सर, तो हैज यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है HV के रूप में, और हैड यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में MB के रूप में यूज हो रहा है, तो हैज और हैव का V3 जो होता है वो हैड होता है। और आपको पता ही है कि हैज हैव के बाद हमेशा V3 का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हैड दिया गया है। अब कंफ्यूजन में न रहे कि हैज हैड और हैड कैसे लग गया, या हैव और हैड कैसे लग गया, या हैड और हैड कैसे लग गया, क्योंकि यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब हो रहा है और ये मेन वर्ब हो रहा है, ये ध्यान रखना है, इसको नहीं आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मान लेंगे। अब रूल 11 देखिएगा, हैव फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट में, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर जो भी है, और हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हैव लगेगा। और हैड था, थे, थी होगा, लेकिन ये पास्ट में होता है, और पास्ट वाला हैड का, डिड का कोई नंबर नहीं होता है, वो किसी में भी सिंगुलर प्लूरल किसी में भी आप उनका यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, हैव फॉर्म के बाद निकलते हैं और थोड़ा डू, टू डू या डू फॉर्म के दुनिया में आते हैं। तो डू फॉर्म क्या क्या, तो डू, डज, डिड। आप इसको समझेंगे, डू फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट था पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को निगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक चीज और इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इम्फैटिक। इम्फैटिक इसको लिख देते हैं यहाँ पे EMPHATIC, जोरदार कथन, दबाव देने वाला कथन। तो निगेटिव में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, और किस में करते हैं,
तो इम्फैटिक में भी किया जाता है। अब देखिए हम लोग सेपरेटली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। शी डज नॉट लिव हियर, ये निगेटिव हो गया, वह यहाँ नहीं रहती है। डू दे सप्रेस यू, क्या वे लोग तुम्हें सताते हैं? तो यहाँ पे देखिए डू का यूज हो गया तो इंट्रोगेटिव में हो गया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है वो क्वेश्चन मार्क से अंत होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक में से शुरू होता है और यदि एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा वो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दे डिड सी यू देयर, उन लोगों ने तुम्हें वहां देखा ही, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? तो इम्फैटिक हो गया, देखा ही। इम्फैटिक में क्या होता है? ही तो अवश्य जरूर रहता है, जैसे ही डज लिव हियर, वह यहाँ रहती ही है, रहता ही है। दे डू नो यू, वे लोग तुम्हें जानते ही है या अवश्य जानते हैं। आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जरूर पढ़ाता हूँ या अवश्य पढ़ाता हूँ या पढ़ाता ही हूँ या पढ़ाता तो हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जब इम्फैटिक पढ़ाने लगेंगे तो उसको और डिटेल से हम लोग देखेंगे। और फिर अब आगे देखेंगे कि डू डज डिड के बाद किसी भी स्थिति में V1 का यूज होगा। इन एनी केस डू डज डिड टेक V1, ये V1 ही लेता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। जैसे वी डू नॉट डिसीव एनीवन, हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। डिसीव मतलब धोखा देना। अब डू लगा तो भी V1 हुआ। दे डिड नॉट गो देयर, वे लोग वहां नहीं गए। अब दे डिड नॉट वेंट कर देंगे तो इरर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हो गया कि V1 यहां भी हो गया। डू डज प्रेजेंट में होता है, डू का प्रयोग प्लुरल में, डज का प्रयोग सिंगुलर में और डिड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। जैसे डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है? तो ही सिंगुलर हो गया, एक का बोध हो रहा है तो डज लग रहा है और V1 देखिए हो ही रहा है। डू यू कीप हिम इन डायलेमा, क्या तुम उसे दुविधा में रखते हो? यू के साथ सामान्यतः प्लुरल वर्ब का यूज होता है, तो डू यहाँ पे प्लुरल हो गया। और डिड शी लर्न म्यूजिक, क्या उसने अंग्रेजी सीखा, संगीत सीखा? तो डिड है तो भी यहाँ पे V1 हो रहा और ये पास्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। एक लेक्चर कम से कम इसको और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब पे ही पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। कुछ इसके और पार्ट्स देखेंगे, जैसे हम लोग वॉइस देखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे, थोड़ा सा वर्ब का यूज हम लोग टाइम एंड टेंस के जरिए देखेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा नॉन फाइनाइट वर्ब देखना पड़ेगा आपको, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। आप इसको लाइक करिए, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, कोशिश करिए कि आप लाइक करें, शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और थोड़ी सी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने में मदद करिए। हम आप लोगों का शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू।